हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आ चुका हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। मैं लेकर आया हूँ आपके साथ उसकी यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसमें मैं आपको ये पांचों यूनिट की थ्योरेटिकल कंटेंट पूरा कवर करवा दूंगा, जिससे आपके अगर एग्जाम में कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ, इजीली उसका आंसर लिख पाएँ। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की ये वन मैराथन वीडियो, जिसमें मैं आपको पांचों की पांचों यूनिट डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंटेंट को। पहला आएगा पेड अप अमाउंट क्या होती है। तो पेड अप का मतलब होता है आपका आपने शेयर के ऊपर जितना पैसा पे कर रखा है उसे कहा जाता है पेड अप अमाउंट। नेक्स्ट आएगा इशू शेयर में बी इशू डायरेक्टली टू पब्लिक आफ्टर इनकॉर्पोरेशन स्टॉक कैन नॉट बी इशूड डायरेक्टली। इशू का मतलब होता है जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है जनरल पब्लिक को तो उसे कहा जाता है इशू। नेक्स्ट है ट्रांसफर। तो शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन बिकॉज शेयर इज नॉट डिविजिबल, स्टॉक में बी ट्रांसफर्ड। शेयर ट्रांसफर होने का मतलब होता है आपका जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास शेयर को दिया जाता है, बेचा जाता है, तो उसे भी ट्रांसफर का ही नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? शेयर आर ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन, नॉमिनल वैल्यू स्टॉक में भी डिवाइडेड इनटू अनइक्वल नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब उसकी एक तरीके से फेस वैल्यू क्या है उसे कहा जाता है नॉमिनल वैल्यू। नंबर आपको पता ही है, शेयर्स को नंबर दिया जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन। शेयर आर ऑलवेज रजिस्टर्ड, स्टॉक में भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। शेयर्स होते हैं वो हमेशा रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब कंपनी उनका रिकॉर्ड बनाकर रखती है। तो ये जो आपने 6 चीजें देखी ये क्या है? ये आएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेयर। ये हेडिंग आनी भूल गई है यहाँ पर, मेरे को याद आ गया, ये हैगी कैरेक्टरिस्टिक्स। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है मैंने आपको शेयर्स की। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ शेयर क्या होते हैं। तो नंबर 1 आएगा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होते हैं आप इसे रीड कर लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन शेयर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। किस चीज से रिलेटेड? एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, एक होता है पेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब जो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं अगर प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले डिविडेंड इन्हें दिया जाएगा, और अगर कंपनी का वाउंड अप होता है और कंपनी के पास सरप्लस है तो सबसे पहले जो कैपिटल का रिपेमेंट किया जाएगा वो इन्हीं शेयर कैपिटल वालों का रिपेमेंट किया जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स को हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये क्या होते हैं? तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनमें अगर किसी ईयर में डिविडेंड पेड नहीं किया जाता है कंपनी के द्वारा तो उनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है, मतलब इकट्ठा होता रहता है, और जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तो फिर उन्हें पिछला भी डिविडेंड दे दिया जाता है। उसका उल्टा होता है नॉन क्यूमुलेटिव, जिसमें कोई डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता है। नेक्स्ट आएगा पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। वो प्रेफरेंस शेयर जो कि जिनको किस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कंपनी के पास और ज्यादा सरप्लस बच जाता है तो फिर ये प्रेफरेंस शेयर्स के पास राइट होता है कि ये कंपनी से और डिविडेंड की डिमांड कर सके, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है। नेक्स्ट है रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कि एक टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे, लेकिन इरिडीमेबल वो होते हैं जो कि रिडीम नहीं होते, वो कंपनी के वाउंडिंग अप तक रहते हैं, उनका कोई रिडीम्पशन पीरियड नहीं होता है। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिन्हें हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जिन्हें हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकंड आते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? वो शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है उन्हें इक्विटी शेयर कहा जाता है, मतलब ना तो इनके पास कोई डिविडेंड से रिलेटेड राइट होता है और ना ही कैपिटल रिपेमेंट से रिलेटेड कोई प्रायोरिटी होती है इनकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा आपका इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं? मतलब जब कंपनी means equity share which are issued by company to its employee or its director either at discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available right in nature of patent or other valuation। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं? वो शेयर जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है किनको? अपने एम्प्लॉय जो होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, कितने अमाउंट में, या तो उसकी फेस वैल्यू पर या डिस्काउंट पर या किसी भी चीज में वो प्रोवाइड कर सकती है। उनको किस लिए देते हैं? जो वो एम्प्लॉयज और डायरेक्टर होते हैं वो अपनी नो हाउ देते हैं, मतलब जो भी अपनी स्किल्स हैं वो कंपनी के साथ रेंडर करते हैं, उसके रिटर्न में कंपनी उन्हें ये शेयर्स प्रोवाइड करती है, तो इन्हें कहा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। कंडीशन क्या क्या होती है स्वेट इक्विटी शेयर के लिए?
तो ये किससे ऑथराइज होना चाहिए, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए इससे रिलेटेड। फिर अगर रेजोल्यूशन स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस एंड कंसिडरेशन इफ एनी बीइंग पेड अलोंग विद क्लास ऑफ एम्प्लॉय, ऑफिसर एंड डायरेक्टर टू हुम स्वेट इक्विटी शेयर टू बी इशूड। जो भी जिसको भी ये दिया जा रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, कितने शेयर दे रहे हैं, क्या उनकी मार्केट प्राइस है, क्या उनकी कंसिडरेशन है, ये सारी चीज़ें। फिर अगर नॉट लेस देन 1 year हैज बीन elapsed सिंस द डेट ऑन विच द कंपनी हैज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। क्या बोला है, नॉट लेस देन 1 year हैज elapsed, मतलब 1 साल के अंदर अंदर स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो जाने चाहिए, उससे ज़्यादा होते हैं तो फिर वो वैलिड नहीं रहते। नेक्स्ट है सेबी गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो सेबी की गाइडलाइन फॉलो करके करना होगा। इन केस अनलिस्टेड कंपनी एज पर गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब्ड, और अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो जो भी उसकी गाइडलाइंस उसके आर्टिकल मेमोरेंडम में दी गई हैं या रजिस्ट्रार के द्वारा दी गई हैं उनको फॉलो करना होगा। फिर स्वेट इक्विटी शेयर मस्ट बी अ क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड बाय कंपनी। स्वेट इक्विटी शेयर वही शेयर होने चाहिए जिस टाइप के शेयर कंपनी ने पहले इशू कर रखे हैं। नेक्स्ट आता है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या होता है, तो मतलब जब भी कोई शेयर होल्डर जिसने शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी के, अगर वो कोई भी कॉल मनी देने में एबल नहीं हो पाता है, अनेबल हो जाता है, कोई भी कॉल मनी फेल हो जाता है पे करने में, तो फिर कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है। उसके शेयर पर पहले जितनी भी कॉल आई होती है वो सारी अमाउंट जब्त हो जाती है और उसे कोई भी अमाउंट रिटर्न में वापस नहीं मिलती है, तो उसे कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। राइट इशू क्या होता है, राइट इशू एक इन्विटेशन होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मतलब जो पहले से कंपनी के शेयर होल्डर हैं उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है जब भी कंपनी न्यू इशू करती है कि हम न्यू इशू करने जा रहे हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी शेयर्स को खरीदना है तो कुछ डिस्काउंट रेट पर कंपनी प्रोवाइड करती है उन्हें वो शेयर, तो उसे कहा जाता है राइट इशू। नेक्स्ट होता है आपका बोनस इशू। जब कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व होते हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड देने के बाद भी ज़्यादा रिजर्व बच जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हें एक प्रोपोर्शन में बोनस शेयर इशू कर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ये बोनस शेयर दिए जाते हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं और जितने उन्होंने पहले शेयर हेल्ड कर रखे होते हैं उसके बेसिस पर उन्हें उसी प्रोपोर्शन में दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ प्लान अंडर विच द कंपनी ग्रांट राइट टू इट्स एम्प्लॉय टू परचेज शेयर ऑफ कंपनी एट स्टेटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू और अदरवाइज। क्या बोला गया है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक प्लान होता है जिसमें कंपनी क्या करती है, जो अपने एम्प्लॉयज हैं उन्हें एक पर्टिकुलर प्राइस पर उन्हें ऑप्शन देती है कि अगर तुम चाहो तो कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, तो उसे कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। फिर आता है आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये तो हो गई सारी इशू से रिलेटेड बात। अब आती है प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है आपका रीपेमेंट करना या रिटर्न करना। तो प्रेफरेंस शेयर पर जो भी अमाउंट ले रखी है उसे रीपे करना, वो कहलाता है आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कैसे किया जाता है, तो रिडेम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ओनली। इसके लिए कंडीशन दी गई है कि कब कब रिडेम्पशन किया जा सकता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी रिडेम्पशन किया जा सकता है, वरना रिडेम्पशन नहीं होगा। एक तो जो प्रेफरेंस शेयर है वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, मतलब जितनी भी अमाउंट उन पर ड्यू होती है वो सारी मिल जानी चाहिए। रिडेम्पशन ओनली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कैसे कर सकते हैं आप रिडेम्पशन, या तो आपके पास अगर प्रॉफिट पड़ा है तो आप उसमें से रिडेम्पशन करवा सकते हैं, मतलब उन्हें उस प्रॉफिट में से अमाउंट पे कर सकते हैं जो प्रेफरेंस शेयर हैं, या फिर आप नए शेयर इशू करते हैं उसके बाद पुराने शेयर का रिडेम्पशन कर सकते हैं। ये दो तरीके बताए हैं। रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। क्या बोला गया है, सिर्फ इक्विटी शेयर से जो वो आएगी प्रोसीड्स आएगी उसी से आप रिडेम्पशन कर सकते हैं। सेम टाइप के प्रेफरेंस शेयर इशू करके आप पुराने वालों का रिडेम्पशन नहीं कर सकते। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब अगर कंपनी अपने डिविजिबल प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करती है तो कंपनी को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में उतनी अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। फिर है यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप शेयर। अब जो ये कंपनी ने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में अपनी अमाउंट ट्रांसफर कर दी है उसे कंपनी सिर्फ किस लिए यूज कर सकती है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर सकती है, उसके अलावा और किसी चीज में उसे यूज नहीं करा जा सकता। नेक्स्ट है प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर इशूड मस्ट बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी और आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बिफोर सच शेयर आर रिडीम्ड।
अगर किसी भी शेयर पर जो प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम कर रहे हैं उन्हें आप प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं तो उसे कहाँ कहाँ से दे सकती है कंपनी, या तो अपने प्रॉफिट में से या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से उसे मीट आउट कर सकती है। ये कंडीशन हो गई आपकी रिडिम्पशन से रिलेटेड। फिर आएगी प्रोविजन फॉर रिडिम्पशन। प्रोविजन क्या क्या है, तो ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए जा सकते हैं, ऑथराइज होना चाहिए उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। रिडिम्पशन का पीरियड कितना हो सकता है, 20 या 30 ईयर। 20 ईयर सभी कंपनी के लिए, 30 ईयर रहेगा बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है, मतलब जो कंपनी बिल्डिंग वगैरह डेवलपमेंट का काम करती हैं उनके लिए 30 ईयर का पीरियड होता है। फिर अदर कंडीशन है कि ऑथराइज्ड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए इससे रिलेटेड। नो सब्सिडिंग डिफॉल्ट इन रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी ने पहले से कोई डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए किस चीज में, प्रेफरेंस शेयर के रिडिम्पशन में या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर का रिडिम्पशन से रिलेटेड सारा कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बायबैक का। तो बायबैक ऑफ शेयर मींस रीपर्चेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय कंपनी। जब कंपनी अपने ओन शेयर मतलब जो खुद शेयर इशू कर रखे हैं उन्हें दोबारा से खरीद लेती है तो उसे कहा जाता है बायबैक। व्हेन अ कंपनी हैज सफिशिएंट कैश रिसोर्स इट में लाइकली टू बाय इट्स ओन इक्विटी शेयर फ्रॉम द मार्केट। अगर कंपनी के पास ढंग का कैश होता है, मतलब ज्यादा कैश होता है, तो फिर कंपनी क्या सोचती है कि हम अपने शेयर वापस खरीद ले जिससे कंट्रोल हमारे पास ज्यादा आ जाए और हमारा कैश भी यूटिलाइज हो जाए। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है बायबैक करने का। नंबर 1 है इनेबल द कंपनी टू यूटिलाइज इट्स सरप्लस कैश। जब कंपनी के पास ज्यादा कैश आ जाता है तो कंपनी उसे यूटिलाइज कर लेती है। नेक्स्ट है इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। इससे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। प्रिवेंट द टेक ओवर ऑफ कंपनी बाय कॉम्पिटिटर। कोई भी कॉम्पिटिटर अब कंपनी को टेक ओवर नहीं कर पाता है। इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर। जो प्रोमोटर्स होते हैं उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है। प्रिवेंट द डाउनवर्ड ट्रेंड और फॉल इन वैल्यू ऑफ शेयर। जो शेयर की वैल्यू कम हो रही होती है अगर, तो वो वैल्यू बढ़ जाती है। ये रीजन होते हैं किस वजह से बायबैक किया जाता है। अब सोर्सेज क्या क्या होते हैं। अब कंपनी अगर बायबैक करेगी तो कहाँ कहाँ से कर सकती है। नंबर 1 अपने फ्री रिजर्व में से अमाउंट ले सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से ले सकती है। प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और एनी अदर सिक्योरिटी, या फिर कोई और सिक्योरिटी या शेयर इशू करके वो जो अमाउंट आएगी उससे बायबैक कर सकती है कंपनी। मेथड क्या क्या होते हैं बायबैक के, तो फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। या तो कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनसे कहे कि हम इतने इतने प्रोपोर्शन के बेसिस पर सभी शेयर होल्डर से बायबैक कर रहे हैं, तो इस तरीके से कर सकती है। या फिर फ्रॉम ओपन मार्केट, डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाकर शेयर्स को खरीद सकती है कंपनी। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, शेयर्स और डिबेंचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो नंबर 1 आता है आपका नेचर। शेयर इज ओन्ड कैपिटल, वेयर एज डिबेंचर जो होते हैं वो हमारे लोन होता है, एक तरीके से क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। मतलब शेयर जो होते हैं वो एक तरीके से कंपनी की खुद की कैपिटल हो जाती है। वहीं जो डिबेंचर होते हैं वो कंपनी के लोन का काम करते हैं, और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर कहलाते हैं कंपनी के। नेक्स्ट है रिटर्न। शेयर होल्डर पर कोई भी रिटर्न फिक्स नहीं होता है, उन्हें डिविडेंड मिलता है, जबकि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और उतने के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न। तो शेयर होल्डर की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, कितना भी रिटर्न मिल सकता है, वो बेस करता है कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अगर क्लेम, तो अ शेयर होल्डर हैज अ क्लेम ओवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो कंपनी से प्रॉफिट में हिस्सा मांग सके, लेकिन डिबेंचर होल्डर के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है। इशू एट डिस्काउंट। जो शेयर होते हैं उन्हें डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं उन्हें कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। नेक्स्ट है कन्वर्जन। शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर बट डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। शेयर को डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वोटिंग राइट। तो अ पर्सन होल्डिंग शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। जो पर्सन शेयर होल्ड करता है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है, जबकि इनके पास वोटिंग राइट होता है। और अ पर्सन होल्डिंग डिबेंचर, उसे डिबेंचर होल्डर कहा जाता है, और इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। ऐसे सबसे पहले है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली में होता क्या है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1 अ बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर और एनी एक्सप्लेनेटरी नोट। ये चीजें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं।
नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एनी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट मीन द पीरियड एंडिंग 31st डे ऑफ मार्च ऑफ एवरी ईयर। जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 है उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है एंड कब, जो 31st डे होता है मार्च का, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31st मार्च तक का जो ईयर होता है उसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। फिर अगर लीगल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 129, जो सेक्शन 129 है कंपनीज एक्ट का, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ लीगल रिक्वायरमेंट बताई है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। तो नंबर 1 है शेल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के जो भी अफेयर है, अफेयर का मतलब होता है जो भी ऑपरेशन, जो भी बिजनेस कंपनी कर रही है उसकी एक फेयर और ट्रू व्यू देने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133, सेक्शन 133 के अंदर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई किए गए हैं उनके साथ कंप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है शेल बी इन द फॉर्म और फॉर्म में बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट क्लास और क्लास ऑफ कंपनी शेड्यूल 3, किस फॉर्म में होनी चाहिए, जो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, उस फॉर्म में होनी चाहिए। फिर अगर द आइटम कंटेंट इन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेल बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आइटम डिस्क्लोज करे गए हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो उनका नेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में दिया गया है उसी नेम से डिस्क्लोज होने चाहिए, उनका नेम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपकी 4 रिक्वायरमेंट होंगी जो आपको फुलफिल करनी होती है अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका वो है डिविडेंड क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो डिविडेंड मींस प्रॉफिट ऑफ कंपनी विच इज नॉट रिटेन्ड इन बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि बिजनेस में रिटेन्ड नहीं किया जाता है उसे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वो कहलाता है आपका डिविडेंड। फिर आएगा टाइप्स क्या होते हैं, तो पहला आता है आपका प्रपोज डिविडेंड। द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर नोन एज प्रपोज डिविडेंड। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के वो जो डिविडेंड बताते हैं कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं वो कहलाता है आपका प्रपोज डिविडेंड। इफ एन एंटरप्राइज डिक्लेयर डिविडेंड टू शेयर होल्डर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट द एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज दो डिविडेंड एज लाइबिलिटी एट बैलेंस शीट डेट अनलेस स्टैट्यूट रिक्वायर अदरवाइज। अगर किसी कंपनी ने बैलेंस शीट डेट खत्म होने के बाद डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो वो कंपनी उस डिविडेंड को अपनी लाइबिलिटी शो नहीं कर सकती बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी हैं, उनमें ये मना करा गया है कि कोई भी कंपनी जब तक डिविडेंड उसकी एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं बन जाती है तब तक उसे डिस्क्लोज एज अ लाइबिलिटी नहीं कर सकती, तो वो डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन अगर कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्क्लोज करने को कहा जा रहा है तो वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड इज डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग। 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे इंटरिम डिविडेंड किया जाता है। इट डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। इसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। फिर आता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। जो फाइनल डिविडेंड होता है वो प्रपोज कौन करता है, डायरेक्टर बताते हैं और शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। शेयर होल्डर आर एम्पावर्ड टू अप्रूव और लोअर द डिविडेंड प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर ने जो डिविडेंड बताया है शेयर होल्डर उसे अप्रूव भी कर सकते हैं और उसे कम भी कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर इस डिविडेंड को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आर इंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट। जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले फिक्स्ड रेट से तो उसे कहा जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड की पेमेंट करने से पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो उसे कहा जाता है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। ये हो गया आपका इसका सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वो देखना है फॉर्मेट जो आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का दिया गया है। इस पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करो और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करो एज पर शेड्यूल 3। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे ऊपर आपको लिखना होता है बैलेंस शीट, फिर नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट एज एट। इसमें आपके कॉलम बनते हैं पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर और फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। इसके बाद सबसे पहला जो हेड आता है इसमें वो आपको लिखना होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसके अंदर आपके 4 सब हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर आपके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि पहला आएगा शेयर कैपिटल, दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस और तीसरा आएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आपके शेयर होल्डर फंड में आएंगे।
उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में आपका इसका कोई सब पार्ट नहीं है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएंगे आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये आपके आएंगे इनमें करंट लाइबिलिटीज में। फिर आपकी आती है एसेट साइड। एसेट साइड में आपका नॉन करंट एसेट्स, इसमें आपका आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट्स। एक्चुअली में आपके ये इतने सारे नहीं आते, सिर्फ जो मेन लिखने होते हैं आपको वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। फिर आपका आता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर लोन्स एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स। इसमें भी आपको जो मेन लिखने होते हैं वो होता है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट्स। ये आपका होता है फॉर्मेट बैलेंस शीट का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपको सबसे ऊपर नेम ऑफ कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना होता है आपको। फिर कॉलम आते हैं, इसमें भी आपका पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर एज एट एंड ऑफ करंट ईयर और फिगर एज एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। इसमें आपके हेड आता है, पहला पार्ट आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मींस एक्चुअल सेल्स क्या है आपकी। फिर आता है आपका अदर इनकम, उसके बाद टोटल रेवेन्यू आ जाता है। फिर एक्सपेंसेस आते हैं आपके, जिसमें आपको क्या क्या लिखना होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। उसके बाद आपको इन सब का टोटल एक्सपेंस लेना होता है। फिर उसके बाद निकालना होता है आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टैक्स, जिसमें आपको क्या करना होता है, थर्ड और फोर्थ वाला होता है उसे माइनस करना होता है, थर्ड वाले में से फोर्थ वाले को, तो आपका ये फिफ्थ पार्ट आ जाता है। उसके बाद आपको एक्सेप्शनल आइटम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लिखने होते हैं। फिर सिक्स से निकालना होता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, इसमें से आपको फिफ्थ वाले में से सिक्स्थ वाला पार्ट माइनस करना होता है। फिर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आते हैं। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, जिसमें आपको सेवंथ वाले में से एट्थ वाला माइनस करना होता है। फिर आपका टैक्स का एक्सपेंस आता है कि कितना टैक्स हुआ आपका। उसके बाद आ जाता है आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये आपको इतना नहीं लिखना चाहिए। डायरेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आपको टैक्स का एक्सपेंस देना है और फिर आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपको एक्स्ट्रा दे रखा है, ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। बहुत छोटी सी यूनिट है, इसमें आपको और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही थ्योरी का कंटेंट आपका इसमें कवर हो रखा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नंबर 3 नाम हैगा वैल्यूएशन ऑफ, ये इंटरनली इंटेंजिबल हैगा, यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें गुडविल क्या होता है। तो गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म एंटिसिपेटेड एक्सिस अर्निंग, जो करंट टाइम पर जो फर्म एक्सिस अर्निंग कर रही है, मतलब जितना बाकी सारी फर्म कमा रही है उससे ऊपर जितना भी अमाउंट कोई कंपनी कमा रही है, वो जो वैल्यू होती है उसे कहा जाता है गुडविल। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डिफाइन गुडविल एज एन इंटेंजिबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन और ट्रेड नेम और रेपुटेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ICAI है, उन्होंने गुडविल की क्या डेफिनेशन बताई है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जो कि कैसे होता है, या तो बिजनेस के कनेक्शन अच्छे होते हैं उसकी वजह से होता है, ट्रेड में नेम होता है, मतलब जो काम ट्रेडिंग कर रहा है बिजनेस वो अच्छा है, या फिर रेपुटेशन हैगी उस फर्म की, तो इस वजह से ये गुडविल अराइज होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं गुडविल की। नंबर 1, गुडविल हैज द एबिलिटी टू जनरेट एडिशनल इनकम फ्रॉम बिजनेस। जो गुडविल होती है उसी की वजह से आप अपने बिजनेस में ज्यादा इनकम अर्न कर पाते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। जो गुडविल है वो आपका फिक्स्ड एसेट्स होती है, ना कि कोई फिक्टिशियस एसेट। वैल्यूएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन सब्जेक्टिविटी जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो वैल्यूअर है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी फर्म की गुडविल कितनी बताता है। प्रेजेंस ऑफ गुडविल हेल्प इन अर्निंग एक्सिस प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट। जो गुडविल होती है वो आपको एक्सिस प्रॉफिट, मतलब ज्यादा प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। गुडविल जनरली डज नॉट अपीयर इन अकाउंट्स ऑफ कंपनी एक्सेप्ट वेयर द कंपनी हैज एक्चुअली पेड फॉर इट व्हेन इट परचेजिंग अ बिजनेस। गुडविल आपकी अकाउंट्स में शो नहीं होती है अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, लेकिन अगर आपने गुडविल को खरीदा है तो फिर वो आपके अकाउंट में शो होगी। सेल्फ जनरेटेड क्या होती है ये आगे अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे कंटेंट है ये।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गुडविल। अब कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके साथ डील करता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स प्रिस्क्राइब दैट गुडविल विच नो मनी इज पेड शुड नॉट रिकॉर्डेड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है आईसीआई ने जो रिलीज करा है, उसके अकॉर्डिंग गुडविल जो है, अगर हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, मतलब उसके लिए हमने कोई मनी पे नहीं करी है, तो वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होगी। As per para 35 of Accounting Standard 26, internally generated goodwill is not recognized as an asset because it is not an identifiable resource controlled by enterprise that can be measured reliably at cost। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, उसका जो पैरा 35 है, वो डील करता है इंटरनल जनरेटेड गुडविल के साथ, कि जो इंटरनल जनरेटेड गुडविल होती है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होती है, क्योंकि उसकी कोई भी वैल्यू लगा पाना मुश्किल होता है। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन की हमें कब कब जरूरत पड़ती है। नंबर 1 है व्हेन देयर इज एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर। अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो गुडविल की वैल्यू करनी पड़ेगी हमें। सेकंड है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब न्यू पार्टनर आता है बिजनेस में। उसके बाद व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज। जब कोई पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है। उसके बाद व्हेन अ फर्म सेल इट्स बिजनेस टू कंपनी और कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू अ कंपनी। जब कोई फर्म अपना बिजनेस किसी कंपनी को बेच दे या फिर कंपनी में कन्वर्ट हो जाए तो गुडविल की वैल्यूएशन करना पड़ता है। उसके अलावा व्हेन अ फर्म इज अमालगमेटेड विद अनदर फर्म, और या फिर जो फर्म है उसका अमालगमेशन हो जाए तो फिर आपको ये गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हमने क्लासिफाई कर रखा है कुछ पार्ट्स में। नंबर 1 है परचेज गुडविल। तो दिस टाइप ऑफ गुडविल अराइज ओनली व्हेन अ बिजनेस इज एक्वायर्ड बाय अनदर बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है और द प्राइस पेड इज मोर देन नेट एसेट्स एक्वायर्ड। और जितना वो पेमेंट करता है ना, जिसने खरीदा है, जितनी वो पेमेंट करता है वो उसके जो नेट एसेट्स हैं उनसे ज्यादा पेमेंट करता है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आती है वो होती है गुडविल की अमाउंट। सच गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एंड शोन इन बैलेंस शीट एज एन एसेट्स। और ये गुडविल जो होती है ये आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करोगे। नेक्स्ट है नॉन परचेज्ड या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो दिस गुडविल अराइज ओनली व्हेन अ बिजनेस जनरेट्स इट्स ओन गुडविल। ये जब बिजनेस खुद जनरेट करता है अपने नाम से, अपने काम से, तो फिर उसे कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज पर पैरा 26 ये भी बोला गया है कि इसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये तो हो गया आपका गुडविल का, जो कि हो जाता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स में। अब हैगा शेयर्स का वैल्यूएशन क्या होता है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ शेयर ऑन विच शेयर आर परचेज, सोल्ड, ट्रांसफर्ड एंड टैक्स इज लीविड। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मतलब होता है शेयर की वो वैल्यू जिस अमाउंट पर शेयर्स को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, उन्हें ट्रांसफर करा जाएगा या फिर उन पर टैक्स लगाया जाएगा, उसे कहा जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। द मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर डिपेंड अपॉन पर्पस फॉर विच वैल्यूएशन इज मेड। जो इसका मोड होता है कि हम किस मोड से वैल्यूएशन करेंगे शेयर्स का, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसका वैल्यूएशन करें। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर इंस्टेंस वेयर द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर में बी अराइज। अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जब हमें शेयर्स का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो फर्स्ट है एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज वैल्यू ऑफ शेयर नीड टू बी कैलकुलेटेड। जब कंपनीज का अमालगमेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो या रिकंस्ट्रक्शन हो तो जरूरत पड़ती है। उसके अलावा व्हेन एन अनक्वाटेड शेयर्स आर ब्राउट और सोल्ड। जब कोई अनक्वाटेड शेयर है, मतलब जो अनलिस्टेड शेयर है, उसे हम खरीदते या बेचते हैं तो जरूरत पड़ती है वैल्यूएशन ऑफ शेयर की। एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर। जब हम प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं तब जरूरत पड़ती है। उसके अलावा एट द टाइम ऑफ असेसमेंट बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी फॉर पर्पस ऑफ स्टेट ड्यूटी, कैपिटल गेन, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। जब इनकम टैक्स की अथॉरिटीज को ये चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, स्टेट ड्यूटी कितनी देनी है, कैपिटल गेन कितना है, वेल्थ टैक्स कितना है और गिफ्ट टैक्स, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर की जरूरत पड़ती है। फिर आएगा फॉर कैलकुलेटिंग कंपनसेशन पेबल बाय गवर्नमेंट एट टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी का नेशनलाइजेशन कर रही है तो उस टाइम पर कितना कंपनसेशन पे करना है उस पर डिपेंड करता है। When a company acquire majority of another company for the purpose of acquiring a control interest in another company। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेजोरिटी स्टेक होल्ड कर ले तो फिर उस टाइम पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना पड़ता है। उसके अलावा व्हेन अ शेयर आर प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लॉन्ग टर्म लोन। जब हम शेयर्स को प्लेज कर दें एज अ लॉन्ग टर्म लोन तो इसके वैल्यूएशन की जरूरत।
तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपको इतना ही करना है, इससे कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस यूनिट के अंदर इतना ही कंटेंट आपको कवर कर लेना है जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, और इतने में से ही आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जो यूनिट का नाम है अमालगमेशन, उसी का मतलब समझना है। तो अमालगमेशन होता क्या है? इन्वॉल्व एक्विजिशन ऑफ वन कंपनी बाय अनदर। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले, मतलब उसे खरीद ले या उसे टेक ओवर कर ले, उसे कहा जाता है अमालगमेशन। आफ्टर अमालगमेशन द एक्वायर्ड कंपनी इज डिसॉल्व्ड एंड सीजेस टू बी एग्जिस्ट। अमालगमेशन के बाद जो एक्वायर्ड कंपनी है, मतलब जिसका एक्विजिशन किया गया है, वो कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, वो अब एग्जिट नहीं करती। इन द अबव डेफिनेशन टू कंपनी आर इन्वॉल्व इन दी होल प्रोसेस। जो अमालगमेशन का प्रोसेस होता है उसमें दो कंपनी होती हैं। पहली होती है ट्रांसफरर कंपनी, मीन्स अ कंपनी विच इज अमालगमेटेड इनटू अनदर कंपनी। वो कंपनी जिसे खरीदा गया है या वो कंपनी जो बिक गई है उसे कहा जाता है आपका ट्रांसफरर कंपनी। द कंपनी सेलिंग इट्स बिजनेस इज ऑल्सो कॉल्ड वेंडर कंपनी। उसके अलावा हम उसे वेंडर कंपनी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड होता है हमारा ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी मीन्स द कंपनी विच into which a transferor company is amalgamated purchasing company। जो कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है या जिस कंपनी के अंदर पहले वाली कंपनी मिक्स हो गई है उसे कहा जाता है आपका ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है। अब कुछ टर्म्स का मतलब है जो कि हमें लगती हैं कि सेम है लेकिन अलग अलग होती हैं। जैसे कि अमालगमेशन का मतलब मैंने आपको बताया, हेयर टू और मोर देन टू एग्जिस्टिंग कंपनी कम टुगेदर फॉर्म अ न्यू कंपनी टू टेक ओवर देयर बिजनेस। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर एक हो जाती हैं और जो उनका बिजनेस है उसे कैरी ऑन करती हैं। फिर आता है आपका एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ कंपनी ट्राइज टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ बाय एलिमिनेटिंग द राइवल्स। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, एक कंपनी जो अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी है उसे एक्वायर कर लेती है कंपटीशन को कम करने के लिए, तो उसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। हियर वन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। नेक्स्ट है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है? तो मीन्स द रिडक्शन ऑफ कैपिटल विदाउट गोइंग इनटू लिक्विडेशन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब हम कैपिटल को रिड्यूस कर दे लिक्विडेशन किए बिना, तो उसे कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। Thus, in internal reconstruction, neither any company goes into liquidation nor a new company is formed। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ना तो किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है और ना ही कोई कंपनी न्यू फॉर्म होती है। फिर आता है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वन कंपनी इज फॉर्म्ड स्पेशली फॉर पर्पज ऑफ टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। एक नई कंपनी बनाई जाती है किस लिए? कि वो पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर ले उसके बिजनेस को, तो उसे कहा जाता है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर आपको पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के बारे में, जो इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इट ओनली रिकॉग्नाइज टू टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है वो अमालगमेशन और एब्जॉर्प्शन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं करता है। उसने अमालगमेशन दो टाइप का बताया गया है। पहला है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एन अमालगमेशन शुड बी कंसीडर्ड टू बी अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। किसी अमालगमेशन को हम कब कहेंगे कि वो मर्जर हो रहा है या परचेज हो रहा है? तो अगर ये वाली जो 5 कंडीशन दी है आपको, ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर हो जाएगा, वरना वो परचेज का अमालगमेशन हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या क्या है, ये पांचों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। तो पहली है कि ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी बिकम आफ्टर द अमलगमेशन द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी मैंने आपको बता दिया है, तो जो ट्रांसफरर कंपनी के जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो अमलगमेशन होने के बाद सारे एसेट और लाइबिलिटीज बन जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी के। ये है कि पहली कंडीशन। सेकंड है कि शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अदर देन द इक्विटी शेयर ऑलरेडी देयर इन इमीडिएटली बिफोर अमलगमेशन। या आप इतना छोड़िए, बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन। क्या बोला गया है, जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे उनके 90% या 90% से ज्यादा के जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार होने चाहिए ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर, तो वो ये कंडीशन फुलफिल होगी, वरना ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। नेक्स्ट है द कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज बाय ट्रांसफरी कंपनी होनली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ओनली एक्सेप्ट द कैश में पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल शेयर। अब जो कंसिडरेशन पे की जाएगी, मतलब जितने अमाउंट में कंपनी को खरीदा गया है वो जो पे करी जाएगी वो कैसे पे करी जानी चाहिए, सिर्फ इक्विटी शेयर देगी कंपनी कंसिडरेशन की फॉर्म में।
तो ये कंडीशन फुलफिल मानी जाएगी। अगर इक्विटी शेयर के अलावा कोई और चीज़ देती है तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है अगर शेयर का, तो फिर आप उसके लिए शेयर इशू नहीं कर सकते, वो आप कैश में पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर द अमालगमेशन बाय ट्रांसफरी कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी बिजनेस कर रही थी वही बिजनेस अमालगमेशन के बाद ट्रांसफरी कंपनी करेगी, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट है नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये बोला गया है जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रांसफर कंपनी फॉलो कर रही थी वही अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रांसफरी कंपनी भी करती रहेगी, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए चेंज करना है तो फिर दोनों कंपनियां कर सकती हैं। नेक्स्ट है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अब अमालगमेशन परचेज वाला कब होगा, तो इफ अमालगमेशन डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबव 5 कंडीशन देन इट विल बी रिगार्डेड एज अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ये बोला गया है जो ये पांचों कंडीशन बताई गई हैं, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है या एक से ज्यादा कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो फिर उस अमालगमेशन को हम कह देंगे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, अब देखना है आपको परचेज कंसीडरेशन क्या होती है। तो परचेज कंसीडरेशन क्या होती है, एज पर अकाउंटिंग 14 डिफाइन द परचेज कंसीडरेशन द एग्रीवेट ऑफ द शेयर एंड अनदर सिक्योरिटी इशूड एंड पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ कैश एंड अदर एसेट्स बाय ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जो ट्रांसफरी कंपनी है वो जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके शेयर होल्डर को जो भी पेमेंट करती है, चाहे शेयर्स की फॉर्म में हो चाहे किसी और सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो या कैश की फॉर्म में हो, तो उसे कहा जाता है परचेज कंसीडरेशन। अब परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के कुछ मेथड होते हैं। पहला है लमसम मेथड। तो व्हेन द परचेजिंग कंपनी एग्रीज टू पे फिक्स्ड सम इन कंसीडरेशन एक्वायरिंग द वेंडर कंपनी। जब जो कंपनी खरीद रही है वो सिर्फ ये कह दे कि हम इतना पैसा पे करेंगे तुम्हारी कंपनी के लिए, तो फिर उसे कहा जाता है लमसम मेथड। सेकंड है नेट पेमेंट मेथड। तो अंडर दिस मेथड परचेज कंसीडरेशन इज इक्वल टू टोटल पेमेंट मेड बाय ट्रांसफरी कंपनी इन फॉर्म ऑफ शेयर डिवेंचर एंड कैश। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, जब कंपनी अलग अलग पेमेंट करे कि शेयर्स इतने दे रहे हैं, डिबेंचर इतने दे रहे हैं, कैश इतना दे रहे हैं, तो फिर उसे कहा जाता है नेट पेमेंट मेथड। नेक्स्ट है नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट्स इज द एग्रीगेट ऑफ एसेट टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू लेस लायबिलिटी टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। नेट एसेट्स मेथड में क्या करते हैं, जितने टोटल एसेट ले गए हैं उनमें से टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट बचती है वो कहलाती है आपकी परचेज कंसीडरेशन। लास्ट है एक्सचेंज ऑफ शेयर्स मेथड या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अंडर दिस मेथड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ बोथ द कंपनी आर कैलकुलेटेड एंड देन ट्रांसफरर कंपनी इशू शेयर टू द ट्रांसफरी कंपनी ऑन बेसिस ऑफ दिस वैल्यू। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसफरी कंपनी है और ट्रांसफरर कंपनी है दोनों के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। उसका मेथड बताया गया है आगे आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो ट्रांसफरी कंपनी है वो उसके बेसिस पर ट्रांसफरर कंपनी को शेयर्स इशू करती है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ टोटल नेट एसेट्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास टोटल नेट एसेट्स हैं उन्हें किससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया आपका अमालगमेशन का पूरा कंसेप्ट। अब आएगा जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मींस अ स्कीम अंडरटेकन टू मेक नेसेसरी चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी विदाउट लिक्विडेटिंग द एग्जिस्टिंग कंपनी टू इन्फ्यूज न्यू लाइफ इन दैट कंपनी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, जिससे उस कंपनी की जिसकी हालत खराब हो चुकी है, वो लिक्विडेट होने की कगार पर आ चुकी है, उसे लिक्विडेट ना करना पड़े और उसकी हालत सुधर जाए, तो उसे कहा जाता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इट सिंपली मीन्स द रिडक्शन ऑफ कैपिटल विदाउट गोइंग इनटू लिक्विडेशन। इसका सिंपल मतलब क्या हो जाता है कि लिक्विडेशन में जाए बिना अपनी कैपिटल को कम कर देना, वो कहलाता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। Thus in internal reconstruction neither any company goes into liquidation nor a new company formed। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर ना तो कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है और ना ही कोई न्यू कंपनी फॉर्म होती है। अब रीजन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस लिए किया जाता है। तो नंबर 1, व्हेन देयर इज एन ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। जब एसेट्स का ओवर वैल्यूएशन हो जाए या लायबिलिटीज का अंडर वैल्यूएशन हो जाए तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। सेकंड है व्हेन कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूअस लॉसेज एंड इट बिकम डिफिकल्ट फॉर इट टू सॉल्व द फाइनेंशियल क्राइसिस। जब कंपनी लगातार लॉसेस फेस कर रही है और अब उसके लिए ये डिफिकल्ट हो गया है कि वो इस कंडीशन में और ज्यादा टाइम तक रह सके, तो फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। उसके अलावा व्हेन देयर इज अ ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड इट विल रिक्वायर टू राइट ऑफ द लॉसेस टू
डिपिक्ट अ फेयर व्यू ऑफ इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी। जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो गए हैं और अब उन्हें राइट ऑफ करना पॉसिबल नहीं है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। फिर है व्हेन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी एंड इट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट सिंपल। जब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल हो जाए और उसे सिंपल करने की बात है, तो फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी यूनिट कवर हो जाती है। इस यूनिट में आपको सिर्फ इतना ही थ्योरेटिकल कंटेंट करने की जरूरत है, इसके अलावा और कुछ भी थ्योरेटिकल कंटेंट आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। इतना इनफ है आपके एग्जाम के लिए। 5 नाम दिया है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती क्या है? तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्ले अ क्रूशियल रोल इन फंक्शनिंग ऑफ एन बिजनेस। इट प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग इन्वेस्टर, क्रेडिटर, डिसीजन मेकर अबाउट फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एंड द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या काम करती है? ये जो जितने भी हमारे आउटसाइडर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो कहलाती है आपकी रिपोर्ट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प देम टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट इन्वेस्टिंग और लैंडिंग मनी टू कंपनी। ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट, उससे जो स्टेक होल्डर होते हैं और आउटसाइडर होते हैं, वो उन्हें डिसीजन बनाने में हेल्प करते हैं कि क्या हमें कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें कंपनी को डेट देना चाहिए। इस चीज़ में ये हेल्प करती है। नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन देखिए, सबसे पहले सपोर्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट टू असिस्ट विद प्लानिंग, एनालाइजिंग, बेंचमार्किंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, ये जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है कंपनी का, उसकी भी हेल्प करती है कि वो किस तरीके से प्लानिंग कर सके, किस तरीके से बेंचमार्क मतलब एक टारगेट सेट कर सके और डिसीजन ले सके। सेकंड है फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड डाटा टू इन्वेस्टर, प्रोमोटर, डेट प्रोवाइडर एंड क्रेडिटर, हेल्प देम टू मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट डिसीजन। साथ साथ में ये जो एक्सटर्नल लोग होते हैं उनको भी डिसीजन बनाने में हेल्प करती है। इसके बेसिस पर जो इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, वो देखते हैं कि क्या हमें कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाना चाहिए, क्या कंपनी को पैसा उधार पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर एंड जनरल पब्लिक, प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक ट्रेडेड कॉर्पोरेशन। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाती हैं। जितने भी आउटसाइडर है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है और कंपनी की परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जान सकता है। कम्युनिकेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स यूजेज। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बाइंग एंड यूजिंग। ये इसके बारे में भी बताती है कि कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं और कंपनी उन्हें किस तरीके से यूज कर रही है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग ऑडिटिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी ऑडिटर विद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टू हेल्प द ऑडिट प्रोसेस। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, वो जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, उसे हेल्प करती है ऑडिट करके प्रोसेस में। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग सोसाइटियल वेलफेयर। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैन इंप्रूव सोसाइटी वेलफेयर बाय कंसीडरिंग गवर्नमेंट, यूनियन एंड एम्प्लॉय इंटरेस्ट। जो ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग होती है, ये सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज करती है। किस तरीके से ये ध्यान में रखती है कि गवर्नमेंट की क्या क्या नीड्स है, यूनियंस के लिए क्या करना है, हमें एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या चीजें करनी है। ये हो गया आपका कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इसमें कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो एनुअल रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि पब्लिकली ट्रेडेड होता है, मतलब किन किन को भेजा जाता है? ये जो शेयर होल्डर हैं और जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, किसी भी ईयर के एंड होने के बाद उन्हें ये एनुअल रिपोर्ट भेजी जाती है। द एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड अ समरी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन एज वेल एज अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ये किसके बारे में बताती है? कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में बताती है कि कंपनी के ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं, गवर्नेंस कैसे हो रही है कंपनी की, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है कंपनी की। वट इज इंक्लूडेड इन एन एनुअल रिपोर्ट। एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है? तो नंबर 1 आता है आपकी चेयरमैन स्टेटमेंट। तो अ लेटर फ्रॉम चेयरमैन और सीईओ ऑफ कंपनी आउटलाइनिंग द कंपनी सेक्रेटरी विजन एंड फ्यूचर प्लान। इसके अंदर मेंशन होता है कि कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी का विजन क्या है और कंपनी आगे चलकर क्या क्या प्लान परफॉर्म करने वाली है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। तो अ सेक्शन दैट प्रोवाइड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग इट्स रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड कैश फ्लो।
ये मैनेजमेंट के डिस्कशन और उनको एनालाइज करने में हेल्प करता है। क्या क्या सेकंड जो चीज़ आती है वो आती है आपकी, इसमें सारी चीज़ें रेवेन्यू के बारे में, कंपनी के एक्सपेंस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में और कैश फ्लो के बारे में बताया गया होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होती है एनुअल रिपोर्ट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी क्या क्या चीजें आती है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर आएगा नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ एनुअल रिपोर्ट के अंदर उसके नोट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। फिर आती है आपकी ऑडिटर रिपोर्ट। तो ऑडिटर जो ऑडिट करवाते हैं कंपनी, उनकी जो ऑडिटर रिपोर्ट बना के देता है वो भी आपकी एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होती हैं। फिर आएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अ सेक्शन दैट डिस्क्राइब द कंपनीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन एंड एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेक्शन में क्या होता है, इसमें कंपनी के बारे में बताया गया होता है कि इसमें कौन डायरेक्टर हैं, कितने डायरेक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन क्या है और अदर रिलेटेड पार्टी के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में भी एनुअल रिपोर्ट में बताया गया होता है कि कंपनी की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंपनी ने इनको फुलफिल करा है। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल रिपोर्ट में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आएगा स्कोप का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है वो एनुअल रिपोर्ट का ही पार्ट होती है, बट दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो सिर्फ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताती है, जबकि एनुअल रिपोर्ट सारे ब्रॉडर कंसेप्ट कवर करता है। इसमें क्या क्या होता है, कंपनी का विजन, मिशन, वैल्यू, स्ट्रेटेजिक प्लान, मेजर प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव, ये सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट के अंदर इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट रहेगा फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सच एज इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी, व्हाइल एनुअल रिपोर्ट आर मोर फ्लेक्सिबल इन फॉर्मेट एंड प्रोवाइड include various types of information such as graph, chart, image, narrative, convey a company's performance and future prospectus। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती हैं उन्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, उसमें वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में ही बता पाती हैं, जैसे कि इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटी के बारे में। जबकि जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, उसमें आप ग्राफ, चार्ट, इमेजेस जो इंक्लूड करना चाहें वो इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान के बारे में पता लग सके। नेक्स्ट है ऑडियंस के बेसिस पर क्या डिफरेंस है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्राइमली डिजाइन फॉर इन्वेस्टर, एनालिस्ट एंड रेगुलेटरी बॉडीज टू इवेल्युएट अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड कंप्लायंस। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो किन के लिए बनाई जाती हैं, इन्वेस्टर के लिए, एनालिस्ट के लिए और रेगुलेटरी बॉडी जिनके लिए कंपनी को कंप्लाई करना पड़ता है, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। जबकि जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो टू कम्युनिकेट विद वाइडर ऑडियंस। जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो कई सारे लोगों के लिए होती है, जैसे कि शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, जनरल पब्लिक, अबाउट द कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस, स्ट्रेटेजी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है और कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। फिर आएगा लीगल रिक्वायरमेंट के बेसिस पर क्या डिफरेंस है। तो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी आर लीगली रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, कमीशन and other regulatory bodies, while annual report are not mandatory but are often produced voluntarily। देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो कंपलसरी होता है। जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होती है, मतलब जो लिस्टेड कंपनी होती है, उनके लिए ये कंपलसरी होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगी और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ उसे सबमिट करेंगी। जबकि जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो प्रिपेयर करना मैंडेटरी नहीं होता है, जो चाहे वो बना सकता है एनुअल रिपोर्ट एज अ वे टू कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर एंड प्रोमोटर द कंपनीज ब्रांड एंड रेपुटेशन। एनुअल रिपोर्ट वो किस लिए बनाई जाती है, सिर्फ स्टेक होल्डर को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है कि कंपनी की ब्रांड और रेपुटेशन बढ़ सके, इसलिए एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। अब कंटेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जिसे कहा जाता है बोर्ड रिपोर्ट। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो नंबर 1 आता है आपका इंट्रोडक्शन। द रिपोर्ट शुड बिगिन विद इंट्रोडक्शन दैट प्रोवाइड अ ओवरव्यू ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट ईयर एंड इट्स ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, जिसमें कंपनी की परफॉर्मेंस, पिछले सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा है, कंपनी का क्या ऑपरेशन है, क्या डायरेक्शन है, ये सारी चीजें होती हैं। सेकेंड है बिजनेस रिव्यू। तो द सेक्शन शुड इंक्लूड अ रिव्यू ऑफ कंपनीज बिजनेस ऑपरेशन। कंपनी का अब बिजनेस कैसा चल रहा है इसके बारे में बताया गया होता है।
फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो द डायरेक्टर रिपोर्ट शुड प्रोवाइड अ समरी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो डायरेक्टर की रिपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर कंपनी की फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसके बारे में भी बताया गया होता है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दिस सेक्शन शुड कवर द कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस, इंक्लूड द कंपोजिशन एंड एक्टिविटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये बताता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप से एम्प्लॉइज का स्ट्रक्चर बनाया गया है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, तो द डायरेक्टर रिपोर्ट शुड इंक्लूड अ डिस्कशन एंड ऑफ द रिस्क दैट कंपनी फेसेस, हाउ दीज रिस्क आर मैनेज्ड। तो कंपनी जो डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है उसमें रिस्क के बारे में भी बताया गया होता है कि कंपनी को क्या क्या रिस्क है और कंपनी इन्हें कैसे मैनेज करेगी। फिर है फ्यूचर आउटलुक के बारे में, तो डायरेक्टर रिपोर्ट शुड इंक्लूड विद एन आउटलुक ऑफ कंपनीज फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। और क्या होता है इसके अंदर, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, मतलब कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करना चाहती है, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट्स में मेंशन होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको जो पढ़ना है वो है मीनिंग ऑफ XBRL। XBRL का मतलब होता है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये होता क्या है, तो XBRL इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डाटा। जो बिजनेस का डाटा होता है, फाइनेंशियल डाटा, उसे रिकॉर्ड करने का एक इलेक्ट्रॉनिकल रिपोर्ट करने का मेथड है जिसे हम कहते हैं XBRL। इट इनेबल द एक्सचेंज ऑफ डाटा इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड एंड प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। ये अलाउ करता है कि हम डाटा को मशीन के रीडेबल फॉर्मेट में ही एक मशीन से, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकें। फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डाटा, और डाटा को एनालाइज करने में भी हेल्प करता है। फीचर्स क्या क्या होते हैं XBRL के, तो नंबर 1 आएगा बिजनेस रूल वैलिडेशन। तो इट अलाउ यूजर टू वेरीफाई दैट इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन XBRL इंस्टेंट डॉक्यूमेंट इज कंसिस्टेंट विद टैक्सोनॉमी एंड प्री डिफाइंड बिजनेस रूल्स। ये हेल्प करता है यूजर्स को कि वो वेरीफाई कर सके कि जो ये बनाए गए हैं, डाटा प्रिपेयर किया गया है, ये कंसिस्टेंटली और बिना किसी मिस्टेक के प्रिपेयर किया गया है। क्लियर डेफिनेशन, तो XBRL टैक्सोनॉमी प्रोवाइड क्लियर एंड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये हमें फाइनेंशियल डाटा के बारे में क्लियरली बता देता है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग नहीं होती इसमें। रेवेन्यू, एक्सपेंस, इन सभी के बारे में इजीली हम समझ सकते हैं जो XBRL में इंक्लूड होते हैं। फिर है स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, तो XBRL प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल डाटा। ये एक स्टैंडर्ड तरीका बताता है सभी कंपनीज के लिए कि सभी कंपनी इस तरीके को फॉलो कर सकती हैं, इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो कर सकती हैं फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट है सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज, तो दिस मीन्स दैट XBRL अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ टैक्सोनॉमी लेबल इन मल्टीपल लैंग्वेज, मेकिंग इट इजियर फॉर कंपनीज टू रिपोर्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अक्रॉस डिफरेंट रीजन एंड कंप्लाई विद लोकल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। ये कई तरीके की लैंग्वेज में अवेलेबल होता है, तो आप अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से ऐसे इसके अंदर फाइनेंशियल डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका यूजेस क्या क्या होते हैं XBRL के, तो नंबर 1 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। XBRL इनेबल फाइनेंशियल डाटा टू एक्सचेंज बिटवीन बिजनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी। XBRL अलाउ करता है कि डाटा को किसी के भी साथ इजीली शेयर किया जा सके। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो मेनू रेगुलेटरी बॉडीज सच एज SEC, RBI एंड MCA हैव मैंडेट द यूज ऑफ XBRL। कई सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्होंने मैंडेटरी कर रखा है कि आप XBRL कंपनीज को कि आप XBRL का ही यूज करेंगे। फिर इन्वेस्टर एनालिसिस, तो XBRL डाटा कैन यूज्ड बाय इन्वेस्टर टू परफॉर्म एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा अक्रॉस कंपनी, इंडस्ट्री एंड रीजन। ये इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि वो दो कंपनी का डाटा इजीली कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट, द यूज ऑफ XBRL इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हेल्प कंपनीज टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क मोर इफेक्टिवली। ये रिस्क को मैनेज करने में, इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो द यूज ऑफ XBRL प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लेकर आता है। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ड्राफ्टिंग ऑफ नोट्स टू अकाउंट। अगर आपको किसी भी अकाउंट्स के नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप कैसे करेंगे, तो नंबर 1 है अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, तो दिस विल इंश्योर दैट नोट्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लाई विद नेसेसरी गाइडलाइंस। सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है और ये देखना होगा कि जो आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए और जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना चाहिए। यूज क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज, तो दिस विल हेल्प इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन इज इजिली अंडरस्टूड बाय रीडर। तो जो आपको नोट्स बनाते समय लैंग्वेज यूज करनी है वो क्लियर और कॉन्साइज होनी चाहिए कि हर कोई उसे समझ सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज द नोट्स लॉजिकली, तो दिस में इन्वॉल्व ग्रुपिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टुगेदर और प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
ऑर्गेनाइज एंड द नोट्स लॉजिकली में क्या है कि आपको जो एक तरीके की इंफॉर्मेशन है उसे एक जगह पर रिकॉर्ड करना है और क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, तो दिस में इंक्लूड डिटेल ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रोसेस की अजम्पशन एंड एस्टिमेट एंड डिटेल ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन। अगर कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है तो उन्हें मेंशन करना है, आप किस एजम्पशन क्या चीज एज्यूम कर रहे हैं, क्या पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूज ऑफ सपोर्टिंग डाटा एंड एग्जांपल, तो टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट एंड क्लियरिटी नोट्स टू अकाउंट में इंक्लूड सपोर्टिंग डाटा एंड एग्जांपल, तो नोट्स ऑफ टू अकाउंट में आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो उन्हें सपोर्ट करे। नेक्स्ट है इंश्योर एक्यूरेसी, तो इट इज एसेंशियल दैट नोट्स टू अकाउंट आर एक्यूरेट एंड बेस्ड ऑन रिलायबल डाटा, एनी assumption और एस्टिमेट शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड सपोर्टेड बाय अप्रोप्रिएट एविडेंस। वही है कि एक्यूरेसी मेंटेन करता है ये, क्योंकि आपके पास सभी चीजें अवेलेबल होती हैं जो जो आपने उसमें रिकॉर्ड करी हैं। रिव्यू एंड रिवाइज, तो फाइनली नोट्स टू अकाउंट शुड बी रिव्यूड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी टू इंश्योर दैट दे आर कंप्लीट, एक्यूरेट एंड कंप्लाई विद रिलेवेंट स्टैंडर्ड। तो लास्ट में आपको क्या देखना है कि जो नोट्स आपने प्रिपेयर करे हैं उन्हें एक बार रिव्यू करना है, रिवाइज करना है कि जो जो चीजें हमें चाहिए थी कि वो कंप्लीट है, एक्यूरेट है और सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 डील्स विद सेगमेंट रिपोर्टिंग। दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर कंपनीज टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस एंड पोजिशन ऑफ इट्स बिजनेस सेगमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 डील करता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के साथ। इसमें क्या कहा जाता है, बिजनेस की जितनी भी सेगमेंट है उन सभी की परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में बिजनेस कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये कहलाता है आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग का, नंबर 1 है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग प्रोवाइड यूजर विद मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। तो इससे डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है। डिसीजन मेकिंग कैसे अच्छा होता है, क्योंकि बिजनेस की जितनी भी यूनिट है उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है यूजर्स को, तो वो अच्छा डिसीजन ले पाते हैं बिजनेस से रिलेटेड। सेकंड है इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी। तो सेगमेंट ऑफ रिपोर्टिंग इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी बाय प्रोवाइडिंग मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी ऑपरेशन। ये कंपनी के ऑपरेशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ रिसोर्स आर एलोकेटेड विद इन द कंपनी, अलाउइंग मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर रिक्वायर्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज। सेगमेंट रिपोर्टिंग से क्या पता लगता है, इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगता है कि हमने कंपनी में कैसे कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट कर रखा है, और ये भी पता लगता है कि किस एरिया में हमें और ज़्यादा रिसोर्सेज को एलोकेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इनहांस्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग अलाउ यूजर टू बेटर मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी डिफरेंट सेगमेंट। ये हमें परफॉर्मेंस मेजर करने में हेल्प करता है, मतलब दो अलग अलग सेगमेंट है जो बिजनेस के, उनको कंपेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग, डिस्क्लोजिंग एंड बीइंग अकाउंटेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग का मतलब होता है ये एक तरीका है जिससे हम मेजर करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं और उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। किस चीज़ के लिए, जितने जो कंपनी के इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट हो रहे हैं कंपनी के ऑपरेशन से, उन सभी के बारे में जब हम समझते हैं, उन्हें मेजर करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं और उनके लिए अकाउंटेबल मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसे कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इट प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट एंड होलिस्टिक व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। ये कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके ट्रांसपेरेंट और होलिस्टिक व्यू देता है टू स्टेक होल्डर एंड सच एज इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉय एंड वाइडर कम्युनिटी। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्टिंग है वो क्यों जरूरी होती है। तो नंबर 1 है इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो बाय रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मोर ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। तो सस्टेनेबल रिपोर्टिंग परफॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, उन्हें पता लग जाता है कि एनवायरनमेंट और सोसाइटी पर उनका क्या इम्पैक्ट जा रहा है। फिर इनहांस रेपुटेशन एंड स्टेक होल्डर्स ट्रस्ट। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कैन हेल्प बिल्ड ट्रस्ट विद शेयर होल्डर एंड इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग से जो शेयर होल्डर हैं उनके साथ रेपुटेशन इंक्रीज हो जाती है, स्टेक होल्डर्स के साथ के पास ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है कंपनी से रिलेटेड। नेक्स्ट है ड्राइवर सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। तो बाय ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एंड सेट गोल टू ड्राइव सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस।
सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग परफॉर्म करके कंपनी को ये पता लग जाता है हमें और कहाँ किस एरिया में वर्क करने की जरूरत है जिससे और ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी डेवलप हो सके, तो वो फिर कंपनी कर पाती है। नेक्स्ट है 7 प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है वो 7 प्रिंसिपल पर बेस है। नंबर 1 है मटेरियलिटी, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी इशू दैट आर रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट टू शेयर होल्डर स्टेक होल्डर। मतलब जो स्टेक होल्डर के लिए जरूरी और इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, सिर्फ उन्हीं जगहों पर कंपनी को सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड एंगेज विद रेंज ऑफ स्टेक होल्डर एंड सीक टू अंडरस्टैंड देयर सस्टेनेबिलिटी कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन। तो कंपनी है वो कई सारे स्टेक होल्डर के साथ कनेक्टेड होती है, तो उनसे पता लगता है उन्हें कि किस एरिया में उन्हें सस्टेनेबिलिटी चाहिए और क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कंपनी से। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी कंटेक्स्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट इन विच दे ऑपरेट। कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, क्लियर इमेज प्रोवाइड करनी होती चाहिए कि कंपनी की ऑपरेशन का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस कॉम्प्रिहेंसिवली एंड इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक इम्पैक्ट नहीं, मतलब दोनों इम्पैक्ट के बारे में बताना है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर द एक्यूरेसी रिलायबिलिटी ऑफ द सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड। ऑर्गेनाइजेशन को ये भी इंश्योर करना है कि जो ये रिपोर्टिंग की जा रही है ये करेक्ट एक्यूरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइमलीनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन इन टाइमली मैनर टू द स्टेक होल्डर कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन। जो ये रिपोर्टिंग करी जानी चाहिए ये टाइमली की जानी चाहिए जिससे जो स्टेक होल्डर है वो टाइमली डिसीजन ले सकें। उसके बाद 7th है क्लैरिटी, तो ऑर्गेनाइजेशन शुड कम्युनिकेट सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड कंसाइजली। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली इंफॉर्मेशन को बता देना चाहिए सभी स्टेक होल्डर और जिन जिनको भी बताना होता है। फिर है आपका नेक्स्ट ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग। तो द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग रेफर्स टू फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन सोशल, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये भी एक तरीका है क्या करने का, मेजर करने का और रिपोर्ट करने का। किन चीज़ों को, कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन के सोशल, एनवायरमेंटल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने का एक तरीका है। TBL reporting is based on idea that organization success should not measure solely in terms of financial performance but also in terms of impact on society and environment। इसका मतलब ये हो जाता है TBL रिपोर्टिंग का बेस ये है कि आइडिया ये हैगा TBL रिपोर्टिंग का कि जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है वो सिर्फ उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करती है, उसके लिए हमें उसका सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये भी देखना होगा। बेनिफिट क्या क्या होते हैं TBL रिपोर्टिंग के, तो नंबर 1 है इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। तो TBL रिपोर्टिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर एंड ट्रैक देयर सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन। तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें। नेक्स्ट है इनहांस्ड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट। तो TBL रिपोर्टिंग प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू इंगेज विद रेंज ऑफ स्टेक होल्डर। ये प्रोवाइड करवाता है एक तरीका जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज हो सके। नेक्स्ट है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो TBL रिपोर्टिंग प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबल अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करवाता है ऑर्गेनाइजेशन को। इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट, तो TBL रिपोर्टिंग कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिस्क। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो अपने सस्टेनेबिलिटी रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके और मैनेज कर सके। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग एंड एफिशिएंसी गेन। तो TBL रिपोर्टिंग कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट सेविंग एंड एफिशिएंसी गेन थ्रू इम्प्रूव्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट कंसेप्ट रह जाता है आपका इस चैप्टर का वो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। देखिए CSR जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग इज ए टाइप ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ये भी एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का टाइप है। इट इन्वॉल्व मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू एथिकल एंड सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉय वेलबींग, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप एंड अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू। ये क्या होता है, ये एक तरीका होता है जिससे हम मेजर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने बाहर एनवायरनमेंट, सोसाइटी के लिए क्या क्या काम करे हैं और क्या क्या उन्हें करने चाहिए। ये सारी चीजें मेजर की जाती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग में। की कंपोनेंट ऑफ CSR रिपोर्टिंग इंक्लूड, क्या क्या की कंपोनेंट है CSR रिपोर्टिंग के, तो नंबर 1 है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। तो दिस इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू एथिकल कंडक्ट एंड कंप्लायंस विद रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन।
ये पहला कंपोनेंट है जिसमें ये बताता है कि कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो करेगी जितने भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट हैं और कंप्लाई करेगी सभी लॉज के साथ। नेक्स्ट है सोशल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, तो दिस इंक्लूड दैट ऑर्गेनाइजेशन एंगेजमेंट विद एंड इम्पैक्ट ऑन local community as well as its contribution to social and charitable cause। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये भी इंश्योर करना है कि लोकल जो कम्युनिटी है जहाँ पर कंपनी ऑपरेट हो रही है वहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए, और साथ साथ में उनके चैरिटेबल और सोशल इशू में कुछ कंपनी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय वेलबिंग, तो दिस इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशंस एफर्ट टू इंश्योर द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलबिंग ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ये क्या बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो कंपनी के अंदर उसमें ऑर्गेनाइजेशन में लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी और हेल्थ का कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप, तो दिस इंक्लूड दैट the organization effort to minimize its environmental impact such as reducing greenhouse emission, conserving natural resource and managing waste and pollution। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हमारे ऑपरेशन से एनवायरनमेंट के ऊपर कम से कम नुकसान हो। फिर आएगा गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो दिस इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस स्ट्रक्चर, लीडरशिप प्रैक्टिस एंड कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें क्या आता है कि जो कंपनी है उसका जो ऑपरेट होने का स्ट्रक्चर है, जो लीडरशिप का तरीका है, ये सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से गुड वे में होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाती है। यूनिट नंबर 5 ही नहीं, जितनी भी यूनिट है हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की वो सभी यूनिट मैंने कवर करवा दी। सारी यूनिट्स को हमने आज की इस वन शॉट वीडियो में कवर कर लिया है। मे बी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी आगे के नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।